वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताइए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। आज मैं आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ कि वो कैसे लिखना है, आपने शेल क्या होता है, सब शेल पूरी डिवीजन आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। तो लेट अस सी कि हम लोग किस तरह से डिवाइड करें। देखिए, जो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम था उस मॉडल ने हमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 डिमेंशन में मूव करता है। इतना तो आप लोगों को क्लियर है। अब यानी कि अगर मैं बोलूं तो आपका जो एटम होगा एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है। अब उस 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए डिविजन्स बनाई जाती हैं। तो वो डिविजन्स कैसे बनाई जाती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ आपकी लाइफ से रिलेटेड। देखिएगा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको सब क्लियर हो। सपोज दैट कि ये हमारा होम टाउन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। जैसे कि मैं कैथल के अंदर रहता हूँ, तो लेट अस सी कि ये हो गया हमारा कैथल। क्लियर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक बंदा है और उस बंदे को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वो बंदा कैथल से चला है। क्लियर। तो सपोज दैट कि हम लोग स्पाई हैं, जासूस हैं और हम इसका पीछा कर रहे हैं जो बंदा अभी कैथल से चला। तो हमने उसको लोकेट किया कि वो बंदा सबसे पहले अंबाला था। क्लियर। यानी कि वो बंदा कैथल से पहले कहां पे गया? अंबाला गया। अंबाला के बाद हमने पाया कि वो बंदा चंडीगढ़ पहुंच चुका है। क्लियर। ये चंडीगढ़ पहुंच गया। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमने देखा कि इसके बाद ये बंदा कुल्लू में लोकेट किया गया है। कुल्लू पहुंच चुका। तो अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखो तो उसका सेंटर कहां पे था? कैथल। अंबाला में लोकेट किया, चंडीगढ़ में लोकेट किया, कुल्लू में लोकेट किया। ये यहाँ पे था अंबाला में, फिर ये चंडीगढ़ में था, फिर ये कुल्लू में था। अब जब हमने ये रिपोर्ट हमारे सीनियर को सबमिट की तो उन्होंने बताया कि ये तो बताओ अंबाला में कहाँ गया, चंडीगढ़ में कहाँ गया, कुल्लू में कहाँ गया। तो हमने अब उनको बताना शुरू किया। हमने कहा कि सर जब वो कैथल से अंबाला के लिए चला तो रास्ते में एक छोटा सा और कस्बा आया था, पेहोवा। तो ये बंदा पेहोवा में भी लोकेट हुआ था। तो यानी कि अंबाला जो था वो कौन हो गया? हमारा मेन सेंटर। क्लियर। तो ये हमारा हो गया मेन सेंटर। इसको मैं एक्स से शो कर रहा हूं। क्लियर। ये मेन सेंटर हो गया वाई और ये मेन सेंटर हो गया जेड। अब ये मेन सेंटर के अंदर सब सेंटर है। तो सब सेंटर कौन हुआ? पेहोवा। तो यानी कि अगर मैं बोलूं आपको अंबाला पहुंचने से पहले वो कहां था? पेहोवा था। तो यानी अंबाला के अंदर एक सब सेंटर भी है जिसका नाम पेहोवा है। ऐसे ही जब वो अंबाला से चंडीगढ़ चला तो रास्ते में 2 सब सेंटर आए उसके पास और आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो। तो लेट करो कि एक तो था जीरकपुर और एक था डेराबस्सी। तो ये 2 सब सेंटर आए यहाँ पे। क्लियर सबको। अब ये जो हमारे पास है ये कौन हो जाएगा इसका सब सेंटर? अगर मान लो ये x1 था, ये कौन हो गया? y1 y2। अगर xy भी नहीं करना तो सिंपल याद है मेन सेंटर कौन है इसका? अंबाला, चंडीगढ़, कुल्लू। अंबाला के अंदर सब सेंटर कौन था? पेहोवा था। चंडीगढ़ के अंदर सब सेंटर कौन था? डेराबस्सी और जीरकपुर थे। ऐसे जब वो बंदा कुल्लू हमने लोकेट किया तो हमने पाया कि इससे पहले 3 सब सेंटर थे। ठीक है जी। तो कोई भी 3 सब सेंटर जो आपको पता होंगे यहाँ पे कौन कौन से कस्बे आते हैं या शहर कुल्लू के अंदर हमारे पास है। तो लेट करो एक तो था कसौली। क्लियर। और कसौली के बाद एक था सोलन और एक था शिमला। अब अगर बेटे मैं आपसे पूछूं, आप लोग एक स्पाई का काम कर रहे हो और स्पाई जो है वो क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि सर मेन सेंटर अंबाला था, चंडीगढ़ था, कुल्लू था। फिर उसने हमसे पूछा कि इसमें सब सेंटर कहां पर गया? तो हमने बताया सर पेहोवा के अंदर भी था, जीरकपुर में भी था, डेराबस्सी में भी था, कसौली भी था, सोलन भी था, शिमला। तो आपने क्या पाया कि जो मेन सेंटर्स थे उनको सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया। अब उन्होंने हमें ये वाली लोकेशन दे दी। उन्होंने कहा कि आप लेट करो कि जब वो बंदा डेराबस्सी के अंदर था, ये मान लो ये उसकी लोकेशन था। उन्होंने कहा ये बताओ कि डेराबस्सी के अंदर कहां पे गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है कि हम लोग लेट करो उसको कोऑर्डिनेट की टर्म में समझा रहे हैं। सीधी भाषा में बात करें तो एक्सिस में वो कौन से एक्सिस पे जा सकता है? एक्स एक्सिस की तरफ चला गया होगा जहां हमने लोकेट किया था। उसके बाद हो सकता है वो कौन सी एक्सिस पे चला गया हो? वाई एक्सिस पे। फिर कौन सी पे चला गया हो? जेड पे। या ये भी हो सकता है कि वो एक्स और वाई के बीच में कहीं मूव किया हो। तो मींस मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि जो सब सेंटर था उसके अंदर भी सब सेंटर्स हैं और वो क्या शो कर रहे हैं? डायरेक्शन।
कि वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर बच्चा गया या बंदा गया जो भी हमारा था। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेटे ऐसे ही होता है, जब आप लोग एक एटम का केस करते हो तो ये हमारे पास कौन होगा, ये होगा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। ये पहले हमने जो एटम का हमारा 3D उसको बड़े सेंटर्स के अंदर डिवाइड किया, तो बड़े सेंटर्स में कौन आएगा सबसे पहले, उसको बोला जाता है शेल। तो ये हमारा पहला शेल है, इसका नाम हो गया n=1। ये कौन सा शेल हो गया, n=2। ये कौन सा हो गया, n=3। ये कौन सा हो गया, n=4। तो यहाँ तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इंफिनिटी तक मूव कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो शायद आपको बोर्ड पे दिखे ना, तो इसलिए मैं थोड़ा नीचे की तरफ बना रहा हूं। तो n=4 हो गया हमारे पास। क्लियर सबको यहाँ तक। तो अब क्या होगा पहले की तरह, इन शेल्स को क्या, जैसे वहां पे क्या था, जो मेन सिटी थे उनके बीच में सब सेंटर्स थे, तो इन शेल्स के अंदर क्या होंगे, सब शेल्स। तो सबसे पहले तो आपका क्या हो गया, शेल्स, और अब शेल्स के अंदर क्या होंगे, सब शेल्स। तो मैं अभी दोनों डायग्राम एक बार पे रब कर रहा हूं और एक नए डायग्राम की मदद से आपको क्लियर करता हूं। ये तो आपको समझ आएगा कि पहले मेन सिटी थे, मेन सिटी के अंदर कस्बे थे, और उन कस्बों के अंदर उसकी मूवमेंट थी, वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर हमें लोकेट करनी है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, लेटर सी की, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा मेन एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं n=1। अच्छा ये 3D है हमारे पास पर, लेकिन बोर्ड पे हम ऐसे शो कर रहे हैं n=1। ये हमारा दूसरा n=2। ये हमारा तीसरा n=3, और ये हमारा फोर्थ वन n=4। लेट करोगे कुल मिला के 4 शेल है हमारे पास जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये शेल क्या शो करता है आपको, मेन एनर्जी लेवल। क्लियर, जैसे मेन सिटी थी हमारे। अब शेल तो मुझे पता लग गया, शेल तो n से शो करेंगे। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4। अब शेल के अंदर क्या होता है बेटे, सब शेल। सब शेल को शो करते हैं l से। ठीक है, ये नोटेशन होती है, तो l से इसको हम लोग नोटिफाई करते हैं कि सब शेल जो है l से हो। अब आप याद करो, जब हम लोग कैथल से अंबाला गए थे तो एक ही कस्बा आया था, अंबाला से आगे 2 कस्बे आए थे, उसके बाद 3 कस्बे आए थे। तो आपने क्या देखा कि हर शहर के अंदर जो सब सेंटर्स हैं वो फिक्स नहीं है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। ऐसे ही हर शेल के अंदर सब शेल्स अलग अलग होते हैं। अब उसको कैसे पता लगे हमें भाई किस शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है 0 to n-1। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस शेल के अंदर कितने सब शेल। तो मैं यहाँ पे नीचे करके दिखा रहा हूँ, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, तो यहाँ पे लेट करो कि मेरा शेल था n, और उस शेल के अंदर सब शेल मेरे को निकालने हैं l। अब वैल्यू पुट करते हैं, लेट करो 1, n की वैल्यू 1 पुट करिए वहां पे, तो क्या आएगा 0 to 1 - 1 क्या आ जाएगी 0। यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 0 सब शेल है, तो 0 भी तो एक नंबर है, तो यानी कि पहले शेल के अंदर एक सब शेल है, ठीक है, जिसकी नोटेशन 0 है। क्लियर, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 सब शेल है, इसका मतलब पहले शेल में एक ही सब शेल है और उसको नोटिफाई किया 0 के साथ। सेकंड के अंदर निकालिए, वैल्यू पुट करिए 0 to 2 - 1, 0 to 1 आ गया। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, 0 आएगी और 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं जिसको नोटिफाई किया 0 और 1 से। थर्ड में निकालिए 0 1 2, या वैल्यू पुट कर लोगे ना आप लोग 0 to 3 - 1, क्या आ जाएगी 0 to 2, 0 1 2 आ गया। इसके बाद आप लोग फोर्थ में चलिए, फोर्थ में क्या वैल्यू आएगी 0 1 2 3। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं दोबारा से कि पहले शेल में कितने सब शेल हैं, तो आपको बड़ा क्लियर है कि पहले शेल में एक ही सब शेल है, दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जितना शेल का नंबर है उतनी सब शेल है। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और फोर्थ वन में 4 है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इनको ये तो मैंने नोटिफाई किया है नंबर के साथ। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको नोटिफिकेशन देते हैं कि अगर किसी में 0 नंबर आ गया तो उस सब शेल का नाम S होगा। यानी पहले में भी S है, दूसरे में भी S है, तीसरे में भी S है और लास्ट वन में भी S है आपके पास। यानी कि S सब शेल तो हर शेल के अंदर। सेकंड आ जाओ, 1 के लिए क्या नोटेशन दिया P। पहले में तो P नहीं है, दूसरे में P है, यहां पर भी P है और यहां पर भी P है। सेकंड के लिए दिया D, यहां भी D है, यहां भी D है, और थर्ड के लिए दिया F। तो अब आपको बड़ा क्लियर होगा
कि पहले शेल में एक ही सब शेल है जिसका नाम एस है, दूसरे में दो है, एक एस और एक पी, तीसरे में तीन है, एक एस पी और डी, और फोर्थ वन में चार है, एस पी डी एफ। तो अब आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, मुझे देखना ध्यान से। तो पहले शेल में देखो तो एक ही सब शेल है, तो यानी यही शेल है और यही सब शेल है, तो मैंने इसी के ऊपर 1s लिख दिया। पहले का था ना ये फर्स्ट का s, तो 1s। दूसरे में आओ, दूसरे में दो है, अगर आप ध्यान से देखो, एक s है और एक p है, इसका नाम मैंने लिख दिया 2s, इसका लिख दिया 2p। तीसरे में तीन है, पहला कौन होगा उसका s, दूसरा कौन होगा उसका p, और तीसरा कौन होगा d। आगे नंबर लिख दो, ये नंबर आ गया। फोर्थ में देखो कौन है हमारे पास, चार है टोटल, ये हमने चार बनाए, S, P, D और F, 4S, 4P, 4D, 4F। ये आपके पास हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस बेस दिखा रहे हो आप लोग। सबसे पहले न्यूक्लियस के क्लोज कौन आएगा, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D। चलो अभी दूसरे काम की तरफ चलते हैं। तो हमें शेल पता लग गई, और शेल के बाद दूसरी चीज क्या पता लगी हमें, सब शेल। अब बेटे जो तीसरी चीज निकालनी होती है वो निकालनी होती है ऑर्बिटल्स। अब आप लोग याद करो मैंने क्या बताया था, जो वो पर्सन था जिसको हम फॉलो कर रहे थे, जब वो एक सब स्टेशन के अंदर था, सब डिवीजन के अंदर था, छोटे शहर के अंदर था, तो उसकी डायरेक्शन देखी थी हमने कि कौन सी डायरेक्शन में गया, ठीक है। और लेकिन वो डायरेक्शन हमने कब देखी थी, जब हमसे पूछा गया। ऐसे ही यहाँ पे होता है बेटे कि सब शेल के अंदर कितनी डायरेक्शंस होंगी। मतलब अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस के अंदर, चाहे किसी के एस में हो, चाहे पहले के एस में हो, चाहे दूसरे के, तो कितनी डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकता है। पी के अंदर है तो कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, डी में है तो कितनी। अब हर बार आपको ये नहीं करना है कि आप ऑर्बिटल निकालो। ऑर्बिटल तब निकालना होता है जब आप लोग बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो। जैसे या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो एटम के ऊपर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी एक टाइनी मैग्नेट का काम करता है, एक छोटे मैग्नेट का। तो जैसे ही वो एक्सटर्नल फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, और उन डायरेक्शंस को ही क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल्स। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऑर्बिटल्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करो। कौन सी एक्सटर्नल फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक अप्लाई करोगे या मैग्नेटिक अप्लाई करोगे, अदरवाइज ऑर्बिटल नहीं आएंगे। फिर तो दो ही पार्ट है, शेल और सब शेल। जैसे कि हमारे केस में दो ही थे, मेन शहर था, कस्बे थे, और लेकिन जब हमसे डायरेक्शन पूछी गई तो हमने जवाब दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दे विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन, और अगर आम भाषा में बात करूं तो डायरेक्शंस। occupied by electrons on applying only field beta electric and magnetic field। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल्स ऐसे नहीं है कि उठा के ऑर्बिटल्स लिख दिया हमने, they will be produced only when we apply this। अब आप मेरे को बताओ कि सब शेल हमारे पास कौन कौन से है। अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, इस बोर्ड को मैं इधर से रब करता हूँ, थोड़ा बेटर दिखाई देगा। ये वाला पार्ट मैंने रब कर दिया, ये आपको समझ आ चुका है, ये मैंने रब। अब आप मेरे को ये बताइए कि हमारे पास पहले शेल थे और शेल के अंदर सब शेल। अब मैं निकालने जा रहा हूँ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है -L2 + L इंक्लूडिंग 0। आपने 0 को भी इंक्लूड करना होता है यहाँ। अब जैसे अपने पास अगर पिछले वाला आपने ध्यान से सुना है, तो हमारे पास सब शेल कौन कौन से आगे थे, 0, 1, 2, 3। ये देखो डायग्राम के अंदर 0 का मतलब कौन था, S, P, D और F। यानी कि 4 ही सब शेल पॉसिबल थे हमारे पास। या तो S पॉसिबल था, या P पॉसिबल था, या D पॉसिबल था, या फिर F पॉसिबल था। क्लियर, ये देख सकते हो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। फिर बता रहा हूँ ऑर्बिटल्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब फील्ड अप्लाई करोगे। अब लेट अस सी कि इस केस में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे। ऑर्बिटल्स को शो करते हैं स्मॉल एन से। वैल्यू पुट करो यहाँ पे -0 to +0, तो 0 ही आएगा। तो यानी कि S सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हुए, एक ऑर्बिटल हुआ सिर्फ।
क्लियर? तो यानी जो s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल होने का मतलब बेटे एक ओरिएंटेशन, और एक ओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो एक एक्सिस पे मूव करेगा। एक ओरिएंटेशन का मतलब होता है वो कहीं भी मूव कर सकता है, हर डायरेक्शन के अंदर उसके मूव करने की पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगी अगर मैं आपसे पूछूं तो एक ओरिएंटेशन पॉसिबल। इधर आ p के केस में कितनी ओरिएंटेशन आएंगे अगर यहाँ वैल्यू पुट करें? -1 2 +1 इंक्लूडिंग 0, -1 0 +1, 3 आ गया हमारे पास। अब d के केस में पुट करो -2 -1 0 +1 +2, इस केस में कितनी ओरिएंटेशन थी? 3, यहाँ पे कितनी होगी? 5। इधर आओ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इस केस में 7 ओरिएंटेशन आ गई हमारे पास। अब थोड़ा सा खुल के एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये p वाला केस है, p वाले केस में क्या होगा? लेट करोगी हमारा जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे था, ठीक है। अब मैंने पूछा कि बताओ ये कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? आपने मेरे को बताया कि सर ये 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यहाँ से आपने फॉर्मूले से निकाला, तो यहाँ पे जो ये 0 होता है ये pz को शो करता है। तो इसका मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी एक्सिस पे ओरिएंट हो चुके हैं? z एक्सिस के ऊपर। ये जो होगा किसको शो करेगा? x को। तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस पे ओरिएंट हो चुके हैं? x एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे किस में आएगा? p y। तो यानी बेसिकली आपने मेरे को क्या बताया कि सर जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन p सब शेल में होगा और आप बाहर से फील्ड अप्लाई करोगे तो वो 3 ओरिएंटेशन एक्वायर कर सकते हैं, यानी 3 ऑर्बिटल। या तो वो x एक्सिस पे जा सकता है, या वो y पे जा सकता है, या फिर z एक्सिस पे जा सकता है। ऐसे d के केस में 5 ओरिएंटेशन आएंगी। पहली ओरिएंटेशन होती है, इसका नाम मतलब है dxy। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी एक्सिस के बीच में है? x और y के बीच में मूव कर रहा है, पर कब? फील्ड अप्लाई करने पे। ये कौन सी आ जाएगी? yz, y और z के बीच में है। पहला xy होगा, फिर yz, फिर थोड़ा छोड़ देना इसको, इस क्लास में लेके। ये कौन आ गया? zx। यानी कि आप अगर कोई मेरे से पूछे किसी भी शेल का कौन सा कस्बा, कौन सा सबशेल d, उसके अंदर 5 डायरेक्शंस में मूवमेंट पॉसिबल है फील्ड अप्लाई करने पे, ठीक है। तो ये जो बीच वाला आता है ये शो करता है dz²। इसका मतलब कौन सी पे मूव कर रहा है? z एक्सिस के ऊपर। और लास्ट वाला जो शो करता है x² y²। तो वहां पे इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? वो अलोंग एक्सिस होती है मूवमेंट। किसी और दिन बताऊंगा जब डी की शेप कराऊंगा। ये बिटवीन। आज का जो हमारा काम था, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ चुका है कि सबसे पहले क्या होगा? शेल। शेल में कौन होंगे? कस्बे, सब शेल, उसके अंदर होंगी डायरेक्शंस, ऑर्बिटल्स, सारे फॉर्मूले हैं। अब अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि s के अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे? एक ऑर्बिटल बनेगा, ये रिप्रेजेंट कर दिया। p में कितनी डायरेक्शंस आई? 3, ये 3 ऑर्बिटल्स बना दिए। d में कितनी आई? 5, ये 5 ऑर्बिटल्स बना दिए। और x में कितने आए? 7, ये आपने 7 बना दिए। 7। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैंने रिप्रेजेंट किए मैक्सिमम। क्लियर? तो लास्ट जो आता है हमारे पास वो आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। और जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा इसको किससे शो करेंगे? s से। ये हमें बताएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +½ और एंटी घूम रहा है तो -½ होता है। क्लियर? तो यानी कि अगर मैं बेसिकली अब आपसे बात करूं, जो आपने चारों क्वांटम नंबर पढ़े थे वो आपको क्लियर है। n क्या रिप्रेजेंट करता है? मेन एनर्जी लेवल्स। l क्या रिप्रेजेंट करता है? सब एनर्जी लेवल्स। m क्या रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशंस, जब फील्ड अप्लाई करोगे। s क्या अप्लाई करता है? उसकी स्पिन, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आई होप आपको यहां तक समझ आ चुका होगा। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। उस वीडियो में मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा।